दिक्कत हमारी एक और है इनके सामने, मैं आपको बताऊं इनकी मानसिकता ऐसी क्यों हो जाती है। मैंने बड़े बड़े वाइस चांसलर को देखा है साहब, मिनिस्ट्री में जाकर के अंडर सेक्रेटरी और टेस्ट ऑफिसर को जाके नमस्ते और प्रणाम करते हुए। पेशेवर लोगों को देखा है मैंने अपने प्रोफेशन के अंदर, अरे मैं तुम्हें कश्मीर के अंदर जो है 1 महीने तुम्हारे परिवार का और तुम्हारा रहने खाने का ठहरने का सब इंतजाम करवा दूंगा, मुझे एक जगह विजिटर नॉमिनी अपॉइंट करवा दो। तो गलती तो हम में भी है ना, हम क्यों अहमियत देते हैं उनको। मुझे एक बात बताइए, कोई चीज गलत करता है आईएएस अफसर, कितने उठ के खड़े हो जाते हैं, कितना किसमें दम है जो उसके खिलाफ उसके बोल दे। सोशल मीडिया पे लिख देगा, ट्विटर पे लिख देगा, फेसबुक पे लिख देगा, लेकिन जब एक्चुअल चीज आएगी। एक और तमाशा इस देश के अंदर बन गया है, आज भी मैं देख रहा हूं, कल भी देख रहा हूं, इसी विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के उस दिन से एक वो सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई जा रही थी कि साहब वो सारी मस्जिद जो है वहां की वो तोड़ दी जाएगी जो इस प्रोजेक्ट के अंदर में आती है। वो तो कोई दिल्ली का एक जिहादी जो मंत्री है, वो मंत्री जाने कैसे बन गया इस देश के अंदर। नाम है, क्या नाम है उसका, सुनिए ना, कहां का है, नियामतुल्लाह है, अमानतुल्लाह है, अल्लाह की खैर है, क्या है। उसने चिट्ठी भी लिखी, मस्जिद तोड़ दी जाएगी। मेरा एक यहाँ पे बहुत नम्र सवाल है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक को भी, भैया मेरे, अभी कोई मस्जिद तुम्हारा तोड़ी नहीं गई, किसी मस्जिद को आज भी नहीं पहुंचाई गई, तो आपको तकलीफ हो गई, आप सोशल मीडिया पे इतने परेशान होकर के उठ गए। और जो 3,500 मंदिर इस देश के अंदर सदियों से तोड़ा गया, जिनको तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, तब क्या इस देश में किसी का मस्तिष्क या किसी का दिल आहत नहीं हुआ था। इसमें दोनों में फर्क है। मैं इसलिए कहना, अभी इसी सरकार, ये जो जिहादी है, ओखला जामिया में रहता है, सुबह से शाम तक गुंडागर्दी करता है, मुसलमान ये जो मस्जिद में इमाम जो अजान देते हैं 5 वक्त, उनको 8,000 तनख्वाह देता है। अभी चांदनी चौक के अंदर इतना पुराना मंदिर तोड़ा गया, तब को नहीं कोई बोला। लेकिन दूसरी बात यह है, कपिल साहब एक टेक्निकल बात है, दूसरा, मस्जिदें अल्लाह का घर नहीं है। इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है, पाक जगह नहीं है। वहां ना तो मोहम्मद साहब की तस्वीर लगी हुई, ना कुरान मजीद रखा, ना अल्लाह मौजूद है। पूरे मक्का में जिस जगह मोहम्मद साहब ने नमाज पढ़ी, उसे तोड़ करके वहां पे समतल कर दिया गया। ये तो यहां हिंदुस्तान में एक जिहाद है, उसके माध्यम से हिंदुओं को डराओ और मस्जिद जहां दिल चाहे खड़ी कर दो। हर सरकारी जमीन पे सब होता है, हर जगह फुटपाथ पे एक साला पीर पैदा हो जाता है, हर पीर का उर्स होने लगता है। ये तो एक अजब कहानी है। मैंने अपने जमाने 88 में जब आया था, तो इलेक्शन कमीशन के सामने एक पीपल के उसके नीम के पेड़ के नीचे छोटी, अब वहां पे ढोल मजीरे होने लगे। अब जो जिस दिल्ली के अंदर फुटपाथ पे चने नहीं बेच सकते, वहां मजार बन गई। ये साला सेकुलरिज्म इस देश के अंदर, ये सारी मजारें टूटनी चाहिए और सारी मस्जिदें टूटनी चाहिए। देश के अंदर की चीज में आ रही है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दिखाऊं कि मैंने माना मस्जिद मान लीजिए इबादत की जगह है, नहीं तो मस्जिद में इमाम का, सुनिए एक मिनट सुनिए, मेरी बात भी सुनिए ना, इनकी बात मैंने एक बार मान भी ली, तो मस्जिद इमाम का दफ्तर वहां पे चलाने की जगह नहीं है। उस मस्जिद में कबाड़ियों का बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, उसकी आड़ में पता नहीं क्या क्या होता है, मैगजीन के दफ्तर खुले हुए बीच चौराहे पे। तो इसलिए ये अलग अलग तरीके के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये सारे एक ही टूल किट का पार्ट है। लोग समझते हैं कि अमानतुल्लाह अलग है, वो जिहादी अलग है, वो पीएफआई वाले अलग है, या आप या अलग है, अवार्ड वापसी अलग है। नहीं भाई साहब, इनके सेंट्रल ऑफिस बने हुए हैं, इनके लिंकेजेस बने हुए हैं। और ये मैं आपको किस लिए कह रहा हूं, मैं थोड़ा अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है और अटैक कैसे किया जाता है और क्या हथकंडे उसमें अपनाए जाते हैं। अभी कोई एक सबूत दे रहा हूं आपको, ये किसान वाला हुआ ना उस दिन, अभी 2-3 दिन पहले, 26 मई को हुआ। किस दिन हुआ? 26 मई को, 6 महीने जो बनाया इन्होंने। जी जी जी। एक लाल झंडा दिखाई दिया आपको वहां पे? जो लाल झंडा उस दिन था जब दिल्ली के ऊपर आ रहे थे वो रैली करने ट्रैक्टर लेकर के, और बड़े किसान सभा वाले, वो कम्युनिस्ट किसान सभा वाले कैडर, और वो राजस्थान से और पता नहीं कहां से आए थे, और बड़े ढपली बजा के और गाने गा गा करके वहां पे हो रहा था। इस 26 को एक दिखाई दिया आपको? ये हरा झंडा भी नजर नहीं आया, लाल, वही तो कह रहा हूँ, लाल झंडा नजर नहीं आया। और इस 26 को आपको नहीं, ये योगेंद्र यादव टाइप के आपको कोई नहीं दिखाई दिए वहां पे, जितने एनार्किस्ट हैं, वो जितने पीएफआई टाइप वाले हैं और वो जो शालीन बाग वाले थे, एक नहीं दिखाई दिया। क्यों? पहला असूल इनका, अपने कैडर और अपने आदमी को बचाए रखो, उसे कोविड में नहीं मरने देना, वो लड़ाई में काम आएगा। ये बेवकूफ है, लड़ने दो इन्हें, छोड़िए हम कहा जा रहे हैं उस पर। लेकिन इन लोगों में, और एक बात मैं आपको बता दूं, आज भी प्रेजेंट सरकार के लिए नहीं, भारत की किसी भी सरकार के लिए, जो सरकार एक राष्ट्रवादी
दिशा देना चाहती है, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ा करने वाले जो है इस देश के सबसे पहले जो ब्यूरोक्रेटी के अंदर कुछ एक माफिया बैठा हुआ है। सन 47-45 से एक बहुत बड़ा माफिया है हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी में। आपने खुद मुझसे उस दिन कहा था जब नेताजी म्यूजियम पे बनाने वाली बात थी कि प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था 21 अक्टूबर को जाते हुए लाल किले से पहले कि लोग बाल नोच खाएंगे मेरे, ऐसी ऐसी फीडबैक दी जाती है बीएमओ के अंदर जाकर के लोग, और डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं। अंडमान के अंदर मोदी जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया वहां पे जाके कि वो स्वराज और दीप वापस नाम रखे जो नेताजी ने रखे थे और झंडा फहराया। उस प्रोग्राम तक को विफल करने के लिए यह फैला दिया गया कि साहब अंडमान में तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों को मारा था आजाद फौज ने। ये नहीं मालूम कि अंडमान 1 साल तक जापानियों के पास रहा था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वापस लिया था जापानियों से कि तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं है, ये भारत की भूमि है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप 2 बड़े ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल रहे हैं और आपसे मुलाकात मेरी होती रही है, और आप तो दिल्ली में पहले आदमी है, जब मैं शायद दिल्ली की मैंने ट्रेन भी नहीं देखी थी तब मैं आपसे मिला, उस वक्त से आपको जानता हूं। आप 2 बड़े प्रोजेक्ट में शामिल रहे और लगातार आपका ब्यूरोक्रेट से वो होता रहा। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कुछ चलता है, कल्चरल सेक्रेटरी तक कुछ और हो जाता है, आप वहां जो है अपना प्रेजेंटेशन कुछ देते हैं, कलकत्ता पहुंचते पहुंचते कुछ हो जाता है, यहाँ जो आपका ये जो पूरा आपने मेमोरियल बनाया यहाँ कुछ हो जाता है। तो ये मसला क्या है? हम समझते हैं 2014 के बाद से कुछ हुआ, तो क्या आपको लगता है, आपने तो कई सारे एक्सपीरियंस हैं आपके, क्या आपको लगता है कि अभी भी ब्यूरोक्रेट जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है क्योंकि उनके कुछ आका सरकार में मंत्री हैं और वो उस वजह से उसके क्या है? मतलब मैं देखिए हर तरीके के लोग हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे कहने में कोई भी वो नहीं है, क्योंकि जिसने जो काम किया है उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। कि अगर उषा शर्मा जी डीजी नहीं होती आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो ये म्यूजियम 23 जनवरी तक कभी भी जो है पूरे नहीं हो सकते थे टाइप के। एक नया एक्सपीरियंस मैंने अब देखा है इन दिनों में, डिले करो। अगर मान लो पीएमओ से कोई चीज आ गई है, उस चीज को डिले करो, और जब टारगेट डेट नजदीक आने लगे तो हल्ला मचा दो कि इतनी कम समय रह गया है, पूरी कैसे होगी ये बात, क्या वो होगी, और उसमें फिर अपनी मनमानी करो। अभी कुछ दिन रुक जाइए, मैं बहुत कुछ बोलूंगा। आपने फिर भी बहुत कुछ बता दिया, अपने एक्सपीरियंस मोदी जी तक मैं आपको एक बात बता दूं आपको जी, कि मोदी जी तक कुछ ऐसे तत्व मौजूद है जो असलियत चाहते नहीं कि उन तक पहुंचे। और हम जो काम कर रहे हैं हम सिर्फ एक वजह से कर रहे हैं, राष्ट्रवाद जो नेताजी से सीखा, और एक विश्वास कि आज एक प्रधानमंत्री हमारा ऐसा ईमानदार आदमी बैठा है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर उस ईमानदार प्रधानमंत्री के चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो बेईमान हैं, जो डिले करना चाहते हैं, जो सरकार की छवि बिगाड़ना चाहते हैं, जो उसमें अपना कट लेना चाहते हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को हटाया जाए? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सत्ताएं बदलती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि जो मुझे रिपोर्टें मिलती हैं, कल्चर मिनिस्ट्री में कोई एक ऐसा शख्स है जो किसी एजेंडे के तहत चीजों को डिरेल करता है। क्या आपको कुछ उसके बारे में पता है? क्योंकि आप उस मिनिस्ट्री को आप कहते, आपको कह के कुछ आते हैं, होता कुछ है, और वो शख्स किसी बहुत बड़े नेता का रिश्तेदार है। तो क्या वो रिश्तेदारी की वजह से, या मोदी जी के साथ उसकी क्या इक्वेशन है, या उसको किसी और संगठन से कोई बैकिंग है? उस मिनिस्ट्री के नहीं है। नहीं, वो नेता नहीं है उस मिनिस्ट्री के, नेता मैं एक चीज आपको बता दूं, वो नेता भले ही उसमें नेता नहीं है, तो आज भी जो मंत्री हैं वहां पे प्रहलाद सिंह पटेल जी, बेचारे काफी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं उनको मानता हूं, उनके बारे में मैं अभी जब जबलपुर गया था तो उनकी बड़ी मैंने तारीफ सुनी। मैं ये नहीं कह रहा वो नेता जरूरी नहीं है उस मंत्रालय का हो, नेता किसी और जगह का हो, नंबर 3 हो, नंबर 4 हो, वो किसका रिश्तेदार है जो हर प्रोजेक्ट को डिरेल कर रहा है? वो किसके एजेंडे के तहत कर रहा है? मुझे एक चीज का जवाब दीजिए पुष्पेंद्र जी। जी जी, एक पोस्ट है डायरेक्टर जनरल नेशनल आर्काइव्स जी, इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, हिस्टोरियन होना चाहिए या आर्काइविस्ट होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए।